लीलावती हॉस्पिटल में एक दिन ओपीडी में एक कपल मेरे पास आया, बहुत ही एजुकेटेड, स्मार्ट, पॉलिश्ड कपल, जिसमें जो महिला थी उन्हें बच्चेदानी में रसौली थी, फैमिली कंप्लीट थी, बड़ी रसौलियाँ थी या फाइब्रॉइड्स थे। गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था कि हम आपकी बच्चेदानी निकाल देते हैं। मेरे पास आए मेरे वीडियोस देख के कि क्या आप हमें एंजियोग्राफी से यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन टेक्निक ऑफ़र कर सकते हो, जिसमें आप हथेली से एक तार ले जाके फाइब्रॉइड का ब्लड फ्लो बंद करके उसे श्रिंक करने में मदद करें। मैंने उनको बताया कैसे। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए। एक है डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, सेकंड है सर्जरी जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बताई है, जिसमें बच्चेदानी हर पेशेंट में नहीं निकालनी पड़ती है, कुछ पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी द्वारा फाइब्रॉइड भी निकाल सकते हैं, जिसे मायोमेक्टॉमी कहते हैं। एंड फाइनली हम कई आधुनिक इंटरवेंशंस करते हैं, जैसे थर्मल एब्लेशन, एक नीडल से जला देना फाइब्रॉइड को, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, एंजियोग्राफी से जाके उसका ब्लड फ्लो बंद कर देना, एंड फाइनली हीफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। जैसे मुंबई जैसी जगह पे एक ही हॉस्पिटल में होता है जस्ट लोग, जहाँ पे सिर्फ अल्ट्रासाउंड की वेव से फाइब्रॉइड को खत्म कर दिया जाता है बिना किसी सुई के भी। सारे ऑप्शन डिस्कस करने के बाद हमने बताया कि यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के लिए आप एक आइडियल कैंडिडेट हो। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, कुछ बहुत बड़े हैं, वी आर श्योर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लकी बात यह है आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपका एज नियर मेनोपॉज है। अगर कुछ छोटा मोटा थियोरेटिकल रिस्क है भी इनफर्टिलिटी या मिसकैरेज का, तो आपको उससे परेशानी नहीं है, और बहुत जल्द आपका मेनोपॉज आएगा, वैसे ही हार्मोन्स, ब्लड फाइब्रॉइड को मिलना बंद हो जाएगा। उससे बेटर आइडियल कैंडिडेट नहीं होगा इस प्रोसीजर के लिए। तब उनके हस्बैंड ने छोटा सा एतराज़ जताया कि आपने जो लाइफस्टाइल और डाइट की बात की, ये तो आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं की है, और हमने ये कभी ठीक से पूरी तरह ट्राई भी नहीं किया है, तो क्यों ना हम ये ट्राई करके देखें। हस्बैंड बहुत ही सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिबल भी थे। मैं देख पा रहा था कि बहुत केयर कर रहे थे अपनी वाइफ की। उसके बावजूद मैंने उनसे एक पर्सपेक्टिव शेयर किया कि, और मैंने ये इसलिए नहीं शेयर किया कि मुझे वो सर्जरी करने मिले, ऑफ कोर्स मैंने उनको फ्रीडम दिया कि आप चॉइस लो, पर अपने पिछले पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के बाद मैंने उनसे शेयर किया कैसे कभी कभी जब एक पर्सन को कोई लक्षण हर महीने झेलना पड़े और सालों साल झेलना पड़े, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो हालांकि थियोरेटिकली सुनने में लगता है कि चलो अभी तो 42-43 एज है, 50 में तो मेनोपॉज ही आ जाएगा, 7 साल ही खींचने हैं, और अगर ये लाइफस्टाइल से थोड़े भी सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लक्षण कम हो जाते हैं, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। और पर एक बार जाकर आप उस महिला से पूछिए जिन्होंने पिछले 20 से 30 साल तक हर पीरियड में एक हेवी ब्लीडिंग का साइकिल फेस किया है, जिसमें कई सारे पैड्स चेंज करने पड़े, ब्लीडिंग, क्लॉट, साथ में अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन का काफ़ी लो रहना, उसके वजह से वीकनेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत, फाइनली हर पीरियड में इंटेंस पेन, और कभी कभी पेट के अलावा लो बैक पेन और यूरिनरी सिम्टम्स भी। जब कोई महिला इतना फेस करती है इतने सालों तक, 20 साल, कभी कभी 30 साल, तब उसे कहना कि 7 साल ही बचे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80 पीरियड, 84 पीरियड ही बचे, तो थोड़ा सा और खींच लेते हैं, तब तक मेनोपॉज तो आ ही गया, और कोई गारंटी नहीं है 50 पे मेनोपॉज आएगा, कई फीमेल्स को 55-60 पे भी आता है, तो थोड़ा इंटेंस हो जाता है। अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं कहीं भी वो पुरुष या हस्बैंड के इंटेंट पे नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ही वॉज द मोस्ट लविंग हस्बैंड आई हैव सीन। वो बहुत ज़्यादा केयर ले रहे थे अपनी वाइफ की, और बहुत ही सेंसिबल बात भी कर रहे थे, बट कभी कभी वो पर्सपेक्टिव समझ पाना मुश्किल हो जाता है जब तक हम खुद उस शूज़ में नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स हमने उनका एम्बोलाइजेशन कर दिया, और बहुत जल्द हम रिजल्ट्स अवेट कर रहे हैं। लकीली क्योंकि हम प्रोसीजर के दौरान कोन बीम सीटी लेते हैं, मुझे पता है कि अच्छे से फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई बंद हुआ है, और बहुत जल्द वो फाइब्रॉइड श्रिंक होकर डेड हो जाएगा, तो और उनको क्लिनिकली भी बेनिफिट मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा टेक्निक है, और कभी कभी हम किसी की बीमारी के लक्षण को थोड़ा सा अंडरमाइन या नज़रअंदाज करते हैं, सोचते हुए कि ऑपरेट नहीं कराना है, क्योंकि हमें डर लगता है कि ऑपरेशन के कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। भले ये प्रॉब्लम्स है, ट्रांजिएंट है, महीने में कुछ दिनों के लिए होती है, सह लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन रिस्क से बेहतर। पर ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं आज जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत कम रिस्क है, और सक्सेस बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट, अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए, हम कहेंगे कि अरे 1000 में से एक पेशेंट को तो कॉम्प्लिकेशन होता है, आप मत ठीक कराइए। नहीं, हमें पता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते ही, लेंस डालते ही कितना विजन इंप्रूव हो जाएगा, और आगे की ज़िंदगी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे WHO ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है सर्जरीज़ की, जिनका बेनिफिट्स रिस्क को बहुत गुना आउटवे कर देता है। और अगर मुझे डालना पड़े, मैं हर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सर्जरी को टॉप 10 में डाल दूँ, चाहे वो वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन हो ब्रेस्ट की रसोली या फाइब्रॉइडिनोमा निकालने के लिए, थर्मल एब्लेशन हो थायराइड की ग्रंथि को ट्रीट करने के लिए, या एम्बोलाइजेशन हो प्रोस्टेट या
फाइब्रॉइड्स को, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को ठीक करने के लिए, एनलार्ज प्रोस्टेट्स या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। तो आई होप ये वीडियो ने थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाया और सेंसिटिविटी जगाया कि अगर किसी को अपने सिम्टम्स को ग्रेड करना है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल या क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्बिंग है, तो ये हक हम पूरी तरह पेशेंट को दें। कोई रिलेटिव या डॉक्टर वो नहीं जज कर सकता है। अगर पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है क्वालिटी ऑफ लाइफ के, तो उनको पूरा हक है थेरेपी का। और क्योंकि आज मिनिमली इन्वेसिव थेरेपीज़ अवेलेबल है, तो ज़रूर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिले कि क्या इसका कोई नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेसिव इलाज हो सकता है। आई होप ये हेल्प करे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।